अपोजिशन हंसती है, मजाक उड़ाती है। बाहर मार्केट में चर्चा चल रहा है आपका, वो कहते हैं कि राणा जी की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, मजाकिया इंसान है, मजाक करते रहते हैं। मतलब आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट का ही बाहर मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें सीरियस ही नहीं लेते हैं, उनकी बातों को ही नहीं सीरियस लेते, उनके बयानों को ही नहीं सीरियस लेते हैं। जिस पार्टी के प्रेसिडेंट को सीरियस नहीं ले रहे हैं, उस पार्टी को जनता किस तरह से सीरियस लेगी। मैंने कहा डांगा भी चलनिया ने इतना लेटाई छुड़सन, मतलब ऐसे डोगरी के अल्फाज इस्तेमाल किया, मैं प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पा रहा हूँ। आपको लगता है कि एक चीफ़ जो जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके ये अल्फाज हैं? आपको लगता है जो युवा आपकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, अगर आपके प्रेसिडेंट के पहले ही ऐसे अल्फाज वो सुनते होंगे जो भाजपा के साथ जुड़ना चाहेंगे, वो किस सोच विचारधारा से जुड़ेंगे? कि उनके प्रेसिडेंट ऐसा कह रहे हैं कि माथे में टीका लगाना है, जय श्री राम जी कहना है। आप अब्दुल्लाज को कह दो, आप मुफ्तीज़ को कह दो, कह तो रहे हो एक मुसलमान को ही हो, एक मुसलमान ही के पास तो बात पहुँच रही है। मैं आपके बड़े इंटरव्यूज़ देखता हूँ जी, आपकी एक ब्यूटी है जी, आप क्या करते हैं, आप नॉन स्टॉप बोलते हैं जी, उससे कमेंट्स बड़े आपके फेवर में आते हैं जी। कि आप जिसका इंटरव्यू कर रहे होते हैं उसको बोलने नहीं देते। जैसे अर्नब गोस्वामी को लोग बोलते हैं, जी। आपको शौक पड़ गया है जम्मू का अर्नब गोस्वामी बनने का। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, गुपकार, गुपकार फारूक, मुफ्तीज़, अब्दुल्लाज, गुलाम नबी आज़ाद, बस इस पे कभी तरक्की की बात भी करो, कभी नौकरियों की बात भी करो, कभी जम्मू कश्मीर के युवाओं को आगे बढ़ाने की बात भी करो। कभी हमने ऐसी बातें नहीं सुनी कि जम्मू कश्मीर की तरक्की हो, जम्मू कश्मीर में नौकरियाँ आए, 50,000 नौकरियाँ कैंसिल हुई। अभी हालिया जम्मू कश्मीर में एक स्कैम हुआ, बहुत बड़ा स्कैम हुआ फायर इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर, जिसको लेकर काफ़ी विरोध किया गया युवाओं की तरफ से। उसके बाद अभी हालिया जो पेपर हुआ PA पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, हम उसे स्कैम नहीं कह सकते, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं जो चीज़ें सोशल मीडिया पर दिख रही थी वो सवालिया निशान जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर आयद कर रही थी, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आज भाजपा चला रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपके बैठे हुए हैं। स्कैम अगर आपके वक्त में आपके हाथ के नीचे हो तो गलत है, क्योंकि 370 जब एब्रोगेशन हुआ था तो आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर में से करप्शन खत्म होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी चीज़ें जो हैं वो बड़े पैमाने पे ख़त्म कर दी जाएंगी, लेकिन आज भी देखने को मिलती है। 2015 में अलायंस तो आप ही ने किया महबूबा जी के साथ, उस वक्त वो नेशनलिस्ट थी, उस वक्त तो उनके बड़े गुण गाए जाते थे, वो सेंटर में भी जाती थी, मुलाकातें भी होती थी, तब आपको वो एंटी नेशनल नहीं दिखी। आज महबूबा मुफ्ती आपको एंटी नेशनल दिख रही हैं। जब आपकी अलायंस थी उस वक्त तो आपने नहीं देखा। फारूक अब्दुल्ला भी तो वही शख्सियत है जो यहाँ से जाके जिन्होंने UN के अंदर ताबड़तोड़ पाकिस्तान के खिलाफ बोला था। आपको तो याद होगा, मुझसे बेहतर हिस्ट्री आप जानते हैं, आप एक एडवोकेट है, बहैसियत एक एडवोकेट मेरा आपसे सवाल रहेगा। तब आपको वो नेशनलिस्ट लगा, अब वो एंटी नेशनलिस्ट लग रहा है। ये एंटी नेशनल कहना कि एक सिर्फ इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि गुपकार बन चुका है, गुपकार डिक्लेरेशन, पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, और लगता है कि अब सीटों पे सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस निकालेगा इस DDC के चुनाव में, और सेंटर से ट्वीट्स पे ट्वीट्स आ रहे हैं, अमित शाह जी भी ट्वीट कर रहे हैं। एक छोटा सा इलेक्शन है, बड़ा छोटा सा DDC का इलेक्शन, मैं सही कहूँगा बड़ी दुनिया खूबसूरत है। हम अपने ऐबों से निकल कर अगर दुनिया को देखें ना, बहुत खूबसूरत सी दुनिया सर। एक छोटा सा इलेक्शन है, कोई भी अगर बंदा ग्राउंड में उतर जाएगा वो जीत कर आएगा, चाहे वो BJP का, PDP का, NC का, कोई भी। लेकिन इतने छोटे से इलेक्शन को इतनी हाइप दे रहे हैं। अगर गुपकार कुछ भी नहीं है तो आप लोग क्यों इतना गुपकार को बार बार अमित शाह जी, भाजपा इतना कह रहे गुपकार गुपकार गुपकार? इसका मतलब वो ताकत में नहीं है, खौफ फिर भी है उनका। सवाल आपसे, जवाब आपसे, ऑडियंस यू हैव अगेन टू डिसाइड कि क्या है हकीकत और क्या है सच्चाई। अगर भाजपा के चीफ रविंद्र रैना जी ये कहते हैं कि अब जय श्री राम जी कहना पड़ेगा, माथे में टीका लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आपकी नेशनलिटी जो है वो प्रूफ हो सकती है कि आप नेशनलिस्ट हैं या नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है क्या वो सही कह रहे हैं या नहीं। लेकिन एक प्रेसिडेंट जो एक चीफ हो एक पार्टी की, अगर उनकी ऐसी सोच है, ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसी मेंटालिटी है, तो उससे क्या दर्शाता है कि बाकी पार्टी के वर्कर्स में क्या बात जा रही है उनकी तरफ से, किस तरह की सोच विचार जो है उनका वो बाकी पार्टी के अंदर जो है पहुंच रहा है। अभी हालिया बयान आया, बयान के अंदर उन्होंने कहा था मुफ्तीज़ हो, अब्दुल्लाज हो, गुलाम हो, कोई भी हो, यानी कि गुलाम नबी आज़ाद जी के लिए भी अभी लेटा कर उनका स्वागत किया जाएगा, और कहीं ना कहीं उन्हें जय श्री राम जी भी कहा जाएगा। ऑडियंस यू हैव टू अगेन डिसाइड। उनमें से बात करने के लिए एडवोकेट अभिनव शर्मा जी जो हैं वो मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमेशा डिफेंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। अपोजिशन हंसती है, मजाक उड़ाती है, बाहर मार्केट में चर्चा चल रहा है आपका, वो कहते हैं कि राणा जी की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, मजाकिया इंसान है, मजाक करते रहते हैं। मतलब आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट का ही बाहर मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें सीरियस ही नहीं लेते हैं, उनकी बातों को ही नहीं सीरियस लेते, उनके बयानों को ही नहीं सीरियस लेते हैं। जिस पार्टी के प्रेसिडेंट को सीरियस नहीं ले रहे हैं, उस पार्टी को जनता किस तरह से सीरियस लेगी? देखिए, जो आपने पहले कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष
जी स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं जी उन्होंने ऐसा कहा। जी देखिए मैंने भी वो इंटरव्यू सुने, उन्होंने किस कंटेक्स्ट में कहा। देखिए आमिर जी, जी हर बयान जो है पहले उससे पहले उसका कंटेक्स्ट देखना चाहिए। जी उन्होंने कहा अब्दुल्लाज मुफ्तीज़ जो पाकिस्तान की बात करते हैं, अब्दुल्लाज मुफ्तीज़ जो पाकिस्तान की बात करते हैं उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। ये उस कंटेक्स्ट में बातें हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष या प्रेसिडेंट जो हैं स्टेट के, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हर एक मुसलमान को ऐसा करना पड़ेगा। ये आपकी गलत फहमी है। ये बयान जो हैं, ये अगर आप देखें, आप दोबारा उनका इंटरव्यू देखें, ये किस कंटेक्स्ट में कहा है। ये इस कंटेक्स्ट में कहा है जो लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, जो लोग उग्रवाद की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं हुर्रियत से बात करो, जो लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करो। किस इशू पे पाकिस्तान पे बात करें, मुझे आपसे ये जवाब चाहिए। किस इशू पे हुर्रियत से बात करें? हुर्रियत पाकिस्तान की बात करती है। पाकिस्तान को के साथ बात करने के लिए ये कहते हैं क्यों हम बात करें पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान हमारा कोई बड़ा भाई है जिसे हम बात करें? बात होती है भाइयों में। एनसी से बात हो सकती है, पीडीपी से बात हो सकती है, कांग्रेस से बात हो सकती है। ये बार बार क्यों रिपीट करते हैं कि हम पाकिस्तान से बात करें? इनको पाकिस्तान का ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज़्यादा ध्यान है, या हिंदुस्तान का ज़्यादा इंटरेस्ट है? ये उस कंटेक्स्ट में बातें। जो उन्होंने कहा डांगा भी चलियां ने इतना लेटाई छुड़सन, मतलब ऐसे डोगरी के अल्फाज इस्तेमाल किया, मैं प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पा रहा हूँ। आपको लगता है कि एक चीफ़ जो जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उनके ये अल्फाज हैं? आपको लगता है जो युवा आपकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, अगर आपके प्रेसिडेंट के पहले ही ऐसे अल्फाज वो सुनते होंगे, जो भाजपा के साथ जुड़ना चाहेंगे, वो किस सोच विचारधारा से जुड़ेंगे? कि उनके प्रेसिडेंट ऐसा कह रहे हैं कि माथे में टीका लगाना है, जय श्री राम जी कहना है। आप अब्दुल्लाज को कह दो, आप मुफ्तीज़ को कह दो, कह तो रहे हो एक मुसलमान को ही हो। एक मुसलमान ही के पास तो बात पहुंच रही है कि आपको अब लगाना पड़ेगा टीका और जय श्री राम जी कहना पड़ेगा। क्या एक मुसलमान जब टीका नहीं लगाएगा, जय श्री राम जी नहीं कहेगा, तो वो नेशनलिस्ट नहीं है? उसे जम्मू के अंदर रहने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें लेटा लेटा कर अब मारेंगे? अब यहाँ तक बात आ चुकी है कि अब लेटा लेटा कर मारना मुसलमानों को जम्मू के अंदर। ये कौन सा दौर स्टार्ट हो चुका है जनाब? ये कैसी बातें कर रहे हैं वो? और मुझे लगता है कि ऐसी बात करने के बाद जम्मू का युवा, जम्मू का मुस्लिम खुश नहीं होगा, उनके दिल में भाजपा के लिए मोहब्बत नहीं पैदा आएगी। वो अगर अब्दुल्लाज को कहते हैं, मुफ्तीज़ को कहते तो एक मुसलमान को ही है ना। सुनिए, मैं आपके बड़े इंटरव्यूज़ देखता हूँ जी। आपकी एक ब्यूटी है जी। आप क्या करते हैं, आप नॉन स्टॉप बोलते हैं जी। उससे कमेंट्स बड़े आपके फेवर में आते हैं जी। कि आप जिसका इंटरव्यू कर रहे होते हैं उसको बोलने नहीं देते। जैसे अर्नब गोस्वामी को लोग बोलते हैं, जी। आपको शौक पड़ गया है जम्मू का अर्नब गोस्वामी बनने का। ठीक है, ठीक है, एक अच्छा जर्नलिस्ट होना ज़रूरी है, आप अच्छे जर्नलिस्ट हैं, लेकिन एक अच्छा जर्नलिस्ट वो नहीं होता वो ये देखे कि जो कमेंट्स उसके फेवर में आ रहे हैं। सिर्फ देखो, मैं वो बात करूंगा जो सच होगी, चाहे कमेंट्स मेरे खिलाफ आए। जितने भी लोग इंटरव्यूज सुनिए जितने भी लोग इंटरव्यूज देते हैं वो उस तरह से जवाब देते हैं ताकि जो लोग व्यूअर्स हों वो कमेंट उनकी फेवर में करें। मैंने आपको शुरू में कहा, जो उन्होंने कहा वो उन लोगों के लिए कहा जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो उग्रवाद को डिफेंड करते हैं। उन्होंने आम मुस्लिम के लिए कभी नहीं कहा। और मुस्लिम दो तरह के हैं, मैं बताता हूँ किस तरह के मुस्लिम हैं। दो तरह के मुस्लिम हैं। 1947 में आज़ादी मिली देश को, 1947 में ही इस देश के टुकड़े भी हुए। सही हिंदुस्तानी वो मुस्लिम है जो वहाँ नहीं गया, यहाँ रहा। जो हर एक मुसलमान जो जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान में रह रहा है वो असली हिंदुस्तानी है। ठीक, अगर आप असली हिंदुस्तानी हैं तो आपको पाकिस्तान की तरफ क्यों झुकाव है? जो अब्दुल्लाज बात करते हैं, मुफ्तीज़ बात करते हैं। मुझे आपने कभी महबूबा मुफ्ती से ये इंटरव्यू किया कि अगर कोई 370 को हटाएगा तो यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा? आपने कभी इंटरव्यू किया उसको इस इशू पे? कब पूछे? प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल दोबारा पूछिए उसको, कल दोबारा पूछिए क्या जवाब आता है। जो लोग ये कहेंगे कि हम तिरंगा जला देंगे, हम अमरनाथ की यात्रा नहीं चलने देंगे, पार्लियामेंट में ये कहेंगे कि अगर 1 इंच भी गई ज़मीन तो मेरी लाश के ऊपर से निकलना पड़ेगा, मेरी छाती के ऊपर से निकलना पड़ेगा, उन लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि शायद उनको ज़मीन पे लेटना पड़ेगा। अच्छा, ये बात तो आपकी ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री हूं। उनको ये सबूत देने के लिए कि वो पक्के हिंदुस्तानी हैं जैसे बाकी मुसलमान हैं, जैसे आप हैं, उनको तिलक भी लगाना पड़ेगा। आपको तिलक लगाने के लिए किसी ने नहीं कहा। बिल्कुल, और रविंद्र राणा जी कभी कहेंगे। बिल्कुल, 2015 में अलायंस तो आप ही ने किया,
महबूबा जी के साथ। उस वक्त वो नेशनलिस्ट थी, उस वक्त तो उनके बड़े गुण गाए जाते थे, वो सेंटर में भी जाती थी, मुलाकातें भी होती थी, तब आपको वो एंटी नेशनल नहीं दिखी। आज महबूबा मुफ्ती आपको एंटी नेशनल दिख रही हैं। जब आपकी अलायंस थी उस वक्त तो आपने नहीं देखा। फ़ारूक अब्दुल्ला भी तो वही शख्सियत हैं जो यहाँ से जाके जिन्होंने UN के अंदर ताबड़तोड़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोला था। आपको तो याद होगा, मुझसे बेहतर हिस्ट्री आप जानते हैं, आप एक एडवोकेट है, बहैसियत एक एडवोकेट मेरा आपसे सवाल रहेगा। तब आपको वो नेशनलिस्ट लगा, अब वो एंटी नेशनलिस्ट लग रहा है। ये एंटी नेशनल कहना ये सिर्फ इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि गुपकार बन चुका है, गुपकार डिक्लेरेशन, पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, और लगता है कि अब सीटों पे सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस निकालेगा इस DDC के चुनाव में, और सेंटर से ट्वीट्स पे ट्वीट्स आ रहे हैं। अमित शाह जी भी ट्वीट कर रहे हैं। एक छोटा सा इलेक्शन है, बड़ा छोटा सा DDC का इलेक्शन, मैं सही कहूँगा बड़ी दुनिया खूबसूरत है। हम अपने ऐपों से निकल कर अगर दुनिया को देखें ना, बहुत खूबसूरत सी दुनिया है सर। एक छोटा सा इलेक्शन है, कोई भी अगर बंदा ग्राउंड में उतर जाएगा वो जीत कर आएगा, चाहे वो BJP का, PDP का, NC का, कोई भी। लेकिन इतने छोटे से इलेक्शन को इतनी हाइप दे रहे हैं। अगर गुपकार कुछ भी नहीं है तो आप लोग क्यों इतना गुपकार को बार बार अमित शाह जी, भाजपा इतना कह रहे गुपकार गुपकार गुपकार? इसका मतलब वो ताकत में नहीं है, खौफ फिर भी है उनका। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना जी, थोड़ा टाइम मुझे भी दीजिए। बोल सकते हैं। आपके सवाल बड़े लंबे हैं, जवाब छोटा होता है, ठीक? सुनिए बात। गुपकार कब बना? गुपकार कब बना? 1-1.5 महीना पहले? नहीं सर, ये गुपकार तो बहुत पहले बना है, साल पहले बना है। जब 2019 के वो शाम की तस्वीरें में आज भी गवाही देती हैं, 4 तारीख को जब बैठा था, जब अहद हुआ था। 1 साल हुआ? हाँ, 1 साल हुआ। मेरी सोच के मुताबिक 1 साल नहीं है, चलो मान लिया 1 साल हो गया। क्या रविंदर रैना जी ने या भाजपा ने, जो लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, चाहे वो अब्दुल्लाज हों चाहे मुफ्तीज़ हों, ठीक है, उनको अभी गुपकार बनने के बाद एंटी नेशनल नहीं कहा, पहले भी कहा है। निकाल लीजिए सारे इंटरव्यूज़, क्योंकि ये पाकिस्तान की बात पहले भी करते थे। जब जब इन्होंने पाकिस्तान की बात की हमने इनको एंटी नेशनल कहा, और ये एंटी नेशनल अभी नहीं कहा गुपकार बनने के बाद। गुपकार अभी बना सर, अभी 2-2.5 महीने पहले। और एंटी नेशनल हम इनको पिछले 4 साल से कहते आ रहे हैं, जब से ये पाकिस्तान की बात करते हैं बार बार। आगे सुनिए, आपके साथ अलायंस में थे। आगे सुनिए, अलायंस पे भी आता हूँ। अलायंस नेशनल लेवल पे NC के साथ भी रहा, अलायंस स्टेट लेवल पे PDP के साथ भी रहा, अलायंस बना NC के साथ नेशनल लेवल पे, PDP के साथ स्टेट लेवल पे, राइट? अलायंस में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, जो एक एजेंडा था PDP का, सेल्फ रूल, या जो प्री 1953, वो उन्होंने पीछे रखा। BJP ने 370 पीछे रखा फॉर द टाइम बिंग। वो उस इशू पे, उस प्रिंसिपल पे अलायंस बना था। इस पे नहीं बना था कि आप पाकिस्तान की बात करोगे तो हम आपके साथ अलायंस करेंगे। जब तक अलायंस रहा, महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान की कभी बात नहीं की, कभी नहीं की, ना उसने हिम्मत की। अगर करती, अलायंस उसी दिन टूट जाता। चूंकि आज वो अलायंस में नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान की बात कर रही है, तो इसलिए हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको ये कहना पड़ रहा है। बात सुनिए मेरी। आप मुझे ये बताइए, आप 370 के खिलाफ बोलते हैं, एब्रोगेशन के खिलाफ, आप तिरंगे के खिलाफ बोलते हैं, ठीक? आप ये भी बात करते हैं कि हम यहाँ पे, अगर आपने 370 छेड़ा, हम यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। इसकी गहराई में गए कभी आप? इसकी गहराई में आप कभी गए? ये क्या बयानबाजी थी? इस पे कभी किसी ने इंटरव्यू नहीं किया। मुझे ये बात बताइए। तो अंदर कर दीजिए ना। सुनिए, एंटी नेशनलिस्ट महबूबा जी तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड करते हैं? फारूक साहब एंटी नेशनल है, वो जब जम्मू में आते हैं ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड करते हैं? इसका भी जवाब डिटेन कर देना चाहिए। इसका भी जवाब देते हैं सर। सुनिए बात, क्योंकि हमारे पास पहले ही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव फेसेस नहीं है। आमिर जी बात सुनिए। जम्मू है ना, आप जम्मू में रहते हैं, मैं जम्मू में रहता हूँ। जम्मू में किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, कश्मीर से भी लोग आए, लेह कारगिल से भी आए। आपको जम्मू के डोगरे का एक सेकुलर होने का इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? मुझे बताइए एक सबूत। जम्मू में रजौरी, किश्तवाड़, डोडा, पुंछ, भद्रवाह, कश्मीर, लेह, कारगिल से लोग आए, रह रहे हैं पिछले 25 साल से। हमने पनाह दी है, अपनी तलियों पे बिठाया हुआ है। इससे बड़ा हम सेकुलरिज्म का क्या प्रूफ दें आपको? और अब्दुल्लाज हमसे प्रूफ मांगे। और एक दूसरी तरफ 1999-90 में कितने कश्मीरी पंडित आपने निकाल दिए? कितना जीनोसाइड किया आपने? कितना लड़कियों के साथ रेप हुआ? कितनी किलिंग्स हुई?
कभी पूछा आपने उनको? इसका जवाब किसने देना है? अब बताइए, सेकुलर हम हैं या वो हैं, अब्दुल्लाज हैं या मुफ्तीज हैं? एक मिनट, मुफ्तीज और अब्दुल्लाज के बीच में लड़ाई आपकी चलती रहेगी। पीस तो रहा है गरीब, आप तरक्की की बात ही नहीं हो रही। इंटरव्यूज कर रहे हैं कि रविंदर रैना ने ये कहा। आप लोग ये इंटरव्यू क्यों नहीं करते बार बार कि महबूबा जी, उमर जी, ये बताइए 1999 और 90 में 5 लाख कश्मीरी पंडित आपने यहां से निकाला, रेप भी हुए, किलिंग्स भी हुई, घर भी जलाए गए, क्या अटेम्प्ट किया उन्होंने उनको वापस लेने का? उसमें कोई इंटरव्यू नहीं करता और कहते हैं जी हम फंडामेंटलिस्ट हैं और वो सेकुलर हैं, जो आर्मी को मारते हैं, आर्मी पे गोली चलाने की बात करते हैं, वो सेकुलर हैं और हम फंडामेंटलिस्ट हैं। ये देखिए बात, एक सिक्योरिटी देने की बात की आपने। सिक्योरिटी एक मिलिटेंट को भी कई बार देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? अगर देखिए, मैं अनपढ़ लोगों की तरह यहाँ बयानबाजी करता रहूँ कि हम उनकी सिक्योरिटी हटा देंगे। आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, आइन में, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। यहाँ पे इतनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती हैं कश्मीर में, लेकिन भाजपा कभी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं करेगी। ये बदकिस्मत, खुदा न खास्ता कल को इनको कुछ हो गया तो बात किस पे आएगी जनाब? ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना यूटी गवर्नमेंट ने इनको सिक्योरिटी दी। ये इश्यूज बनते हैं, बिल्कुल, इसलिए सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन सिक्योरिटी सिर्फ उसको मिलती है जिसको जरूरत होती है। लेकिन कश्मीर में सिक्योरिटी का एक रिवाज बन चुका था। हाँ, इसीलिए आपके बीजेपी के वर्कर्स को नहीं मिलती और उनकी भी किलिंग्स होती हैं कश्मीर के अंदर। भाजपा के जो वर्कर्स की किलिंग्स होती हैं उनको उसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? पाकिस्तान के इमरान खान को, पाकिस्तान की पीटीआई को, या हम अपने हिंदुस्तान के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने प्रधानमंत्री जी से सवाल करेंगे कि आपकी पार्टी के वर्कर्स हैं, 3 किलिंग हुई है इससे पहले सर कश्मीर में भाजपा के वर्कर्स की, उन्हें भी तो सिक्योरिटी नहीं। आज भी जब आपके भाजपा के वर्कर्स मेरे पास कश्मीर के इंटरव्यू देने आते हैं, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि सर यहाँ हमें सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है, हम बात करना चाहते हैं। अब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं। बात सुनिए, हमारे चंद्रकांत जी वर्कर थे एक किश्तवाड़ की बदरवा में, उनको कितने पीएसओ मिले थे? 3, उनकी किलिंग हुई। ये सिक्योरिटी ना भाजपा देती है, ना एलजी देता है, ना प्रधानमंत्री देता है। सिक्योरिटी देने से पहले इनपुट्स आती हैं, इनपुट्स आती हैं कि इनको सिक्योरिटी थ्रेट है, थ्रेट परसेप्शन है, उसके बेस पे सिक्योरिटी मिलती है। अगर भाजपा के उन लीडर्स की सिक्योरिटी थ्रेट होती, अगर वो थ्रेट परसेप्शन आगे आई होती तो सिक्योरिटी एजेंसी उनको सिक्योरिटी दे देती। बदकिस्मती से जब तक ये इंसिडेंट हुआ, जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, तब तक थ्रेट परसेप्शन ऑन रिकॉर्ड नहीं आई थी। कल को मेरी किलिंग हो जाती है, लेकिन मेरे आज की डेट में मेरे ऊपर कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे जानबूझ के सिक्योरिटी नहीं दी कि अभिनव शर्मा को मरवाना है। ये कई बार टाइम लगता है, प्रोसेस होता है सिक्योरिटी थ्रेट असेस करने में, फिर थ्रेट परसेप्शन एजेंसी से फीडबैक ली जाती है। तो जब तक उनकी किलिंग्स हुई, अनफॉर्चुनेट किलिंग्स हुई, लेकिन बदकिस्मती तब तक थ्रेट परसेप्शन उनकी ऑन रिकॉर्ड नहीं आई थी। सर, कहीं ना कहीं तरक्की की बात भी करनी चाहिए। आपके चीफ हमेशा हर बार पाकिस्तान, हिंदुस्तान, गुपकार, फारूक, मुफ्तीज़, अब्दुल्लाज, गुलाम नबी आज़ाद, बस इस पे कभी तरक्की की बात भी करो, कभी नौकरियों की बात भी करो, कभी जम्मू कश्मीर के युवाओं को आगे बढ़ाने की बात भी करो। कभी हमने ऐसी बातें नहीं सुनी कि जम्मू कश्मीर की तरक्की हो, जम्मू कश्मीर में नौकरियाँ आए, 50,000 नौकरियाँ कैंसिल हुई। अभी हालिया जम्मू कश्मीर में एक स्कैम हुआ, बहुत बड़ा स्कैम हुआ फायर इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर, जिसको लेकर काफ़ी विरोध किया गया युवाओं की तरफ से। उसके बाद अभी हालिया जो पेपर हुआ पीए पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, हम उसे स्कैम नहीं कह सकते, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं जो चीज़ें सोशल मीडिया पे दिख रही थी, वो सवालिया निशान जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे आयद कर रही थी, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आज भाजपा चला रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपके बैठे हुए हैं। स्कैम अगर आपके वक्त में आपके हाथ के नीचे हो तो गलत है, क्योंकि 370 जब एब्रोगेशन हुआ था तो आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर में से करप्शन खत्म होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी चीज़ें जो हैं वो बड़े पैमाने पे ख़त्म कर दी जाएंगी, लेकिन आज भी देखने को मिलती हैं। इन चीज़ों पे भी कभी बात कर लें। बहुत हो गया पाकिस्तान, बहुत हो गया अब्दुल्लाज, बहुत हो गया गुपकार। कभी कोई तरक्की वाली बात भी करो जिससे युवा का दिल खुश हो, जिससे नौजवानों का दिल खुश हो, जिससे हमारा जो मुस्तकबिल है वो आगे बढ़े। सुनेंगे आप? जी सुनूंगा। ऐसा है, नौकरियां बहुत बड़ा इशू है जम्मू कश्मीर में, अनएम्प्लॉयमेंट। आप मेरे से एक चीज़ तो कॉमन शेयर करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ जम्मू कश्मीर में है या बाकी स्टेट्स में भी है? कभी आपने ये असेस किया
कि अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है या बिहार में ज़्यादा है या यूपी में ज़्यादा है या मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर से कई गुना ज़्यादा अनएम्प्लॉयड मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी और कई जगह में है, महाराष्ट्र में भी है। देखिए, हम लीडर्स का एक दायित्व बनता है, ड्यूटी बनती है, यूथ को प्रॉपरली एजुकेट करें। हम नहीं करते, हम सिर्फ नौकरियों का झांसा देते हैं, जो कांग्रेस, पीडीपी और एनसी ने किया हमेशा से। आज तकरीबन 70-75 हज़ार लोग, मैं बच्चे नहीं कहूँगा, अब वो बुज़ुर्ग होने लगे हैं, सड़कों पे हैं, रेगुलराइजेशन मांग रहे हैं, परमानेंस मांग रहे हैं। पता कब लगे थे वो? 92, 93, 94, 96, 2000, 25 साल से कैजुअल। एक मिनट सुनिए, आप भी थोड़ा होमवर्क कर लीजिए करिए। 25-26 साल से कैजुअल वर्कर, सैलरी कितनी? 225 रुपीज़ पर डे, वो भी हर महीने नहीं मिलती। साल में जब एक बार ईद आती है तब मिल जाती है, या दिवाली आती है। 5-5 साल से उनकी सैलरी नहीं रिलीज हुई, कईयों की 10-10 साल से। सैलरी कितनी? 6,000। ये नौकरी है? ये नौकरी है या पाप किया आपने? 26 साल या 25 साल या 22 साल से एक यूथ जो 20 साल का था या 25 साल का था, आज 50 साल का हो गया है और सड़कों पे रेगुलराइजेशन मांग रहा है। और तनख्वाह कितनी? 6,000। मिलती कब है? साल में 2 महीने, फिर वोचर मांगते हैं उनसे। ये किसने पाप किया है? ये पाप कांग्रेस, पीडीपी और एनसी ने किया है, नौकरियां बांट के कैजुअल और डेली वेजर्स को। वैकेंसीज क्रिएट नहीं हुई, वैकेंसीज थी नहीं, लेकिन अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए लोगों को नौकरियां दे दी कि आप नौकरी लगे। ये क्या नौकरी होती है? 6,000 रुपये महीना, और साल में दो महीने उनको सैलरी देनी। जिनकी शादियां होंगी, जिनके बच्चे हो गए, वो 6,000 में कैसे पालेंगे? और 10 महीने साल में सैलरी नहीं, 2 महीने सैलरी। ये पाप किया है पुरानी सरकारों ने। लेकिन आपको क्रेडिट देना चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट को, जब उन्होंने साल 2017 में SRO 520 निकाला इनकी रेगुलराइजेशन के लिए। पता है आपको SRO 520? उसमें कैजुअल और नीड बेस की रेगुलराइजेशन का प्रोविजन, प्रावधान रखा है। 10 साल के बाद जिसकी 10 साल सर्विस हो गई है उसको गवर्नमेंट सर्विस असिस्टेंट बनाया जाएगा, उसको सैलरी मिलेगी 13,000 पर मंथ। जिसकी 15 साल हो गई है उसकी सैलरी मिलेगी 15,000 पर मंथ। जिसकी 20 साल हो गई उसको 18,000। इतनी नौकरियां लगा दी, बिना नौकरियों को लोगों को गुमराह कर दिया कि आपकी नौकरी लग गई। अगर लग गई तो आपने उनको 20 साल, बीजेपी 20 साल तो सरकार में नहीं रही, जम्मू कश्मीर में रही, 15 से 18 तक रही, 3 साल। बताइए इनमें से एक भी बच्चा जो 18 या 17 में लगा होगा? गिन के 200-400-500 बच्चे जो 15 से 17 तक लगे होंगे। एक मिनट सुनिए, इल्जाम आप है। ऐसे बात नहीं होती। उन्होंने तो 5 साल में, 6 साल में कुछ नहीं किया। आपने 6 साल में क्या किया? पहले भी कहा, बात पूरी सुन लीजिए करिए। 1990 से लेके 15 तक 1 लाख लोगों को लगा दिया बिना वैकेंसीज के। अगर नौकरियां थी तो उनको परमानेंट करना था ना, क्यों नहीं किया एनसी और कांग्रेस ने? ये मंत्रियों ने पैसे खा के लोगों को झांसे में कहा कि आपको नौकरी लगी, कोई नौकरी लगी। ये कैजुअल लेबर विदाउट अपॉइंटमेंट ऑर्डर, विदाउट एंगेजमेंट ऑर्डर, नीड बेस्ड। अब वो वोचर ढूंढ रहे हैं किसके मास्टर रोल है, इन्होंने काम किया है कि नहीं किया है। देखिए, कहना बड़ा आसान है कि बीजेपी या एलजी साहब काम नहीं कर रहे, पक्के नहीं कर रहे। पाप उन्होंने किया है। यहां से पूरी कोशिश हो रही है। 2017 में SRO 520 इन्हीं के लिए निकाला गया है। और जब आपने इतना बड़ा पाप किया इन बच्चों के साथ, तो पाप धोने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जोर लगा के। एलजी साहब को कह के उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। आपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का इंटरव्यू सुना? उन्होंने ये कहा, साफ कहा है, मंत्रियों ने जेबें भरी और इन लोगों के साथ पाप किया। अब पाप का भागीदार कौन? देखिए, इतनी कोशिश की जा रही है इनके लिए, कोई हिसाब ही नहीं। लेकिन इतनी बड़ी लेवल पे गड़बड़ी कर दी, आपको बता दिया जी आपकी नौकरी लग गई। बताइए अपॉइंटमेंट ऑर्डर कहाँ है आपका? पिछले 20 साल से अपॉइंटमेंट ऑर्डर कहाँ है? जब नौकरी लगती है अपॉइंटमेंट ऑर्डर होता है।
सर्विस बुक बनती है। यही सवाल हमने पूछे थे, किससे पूछा? यही सवाल कांग्रेस से, एनसी से, पीडीपी से। सुनिए ना, सवाल पूछे हाँ। जवाब मिला हमें क्या? कि हमने पिछले 6 साल से पहले जो किया सो किया, किसी गरीब को अनाज तो जरूर उसके मुंह तक कौन सा पहुंचाया, अनाज? एक नवाला तो जरूर पहुंचाया। आप भाजपा से पूछिए भाजपा उसने ने पिछले कौन सा- 6 साल से क्या भाजपा किया, ने कौन सा नवाला? उसने कौन सी एक- नौकरियां लाई, सुनिए, बात- पिछले जवाब- 6 साल से जवाब- क्या किया जवाब उन्होंने, पूरा सुनिए। वो ये कह रहे जवाब पूरा- हैं, कह रहे हैं चक्का सा रुक जवाब गया है, पूरा सुनना चाहिए। जम्मू का चक्का रुक गया, जम्मू कश्मीर का। सुनिए बात, मैंने कहा ना उनको 6,000 रुपये साल सैलरी मिलती है महीने की, साल में सिर्फ 2 या 3 महीने मिलती है, तो वो तो अभी भी मिल रही है। भाजपा ने कहाँ से निवाला छीना उनका? कौन सा निवाला छीना भाजपा ने? जो आप नौकरियों की बात कर रहे हैं 50,000, वो ये कैजुअल नहीं है, वो परमानेंट वैकेंसीज की बात चल रही है। वो रूल्स बनने के साथ स्टेप बाय स्टेप एडवर्टाइज हो रही है। जो सत्यपाल मलिक जी ने भी वादा किया था और आज तक भी वो नहीं मिल पाई, ढूंढ रहे हैं, बड़े बड़े अखबारों के हेडलाइंस भी आई थी। आप देखो, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सोसाइटी को एजुकेट करें। हमारी ये ड्यूटी नहीं बनती कि मैं अपना नाम चमकाने के लिए सोसाइटी को मिसलीड करूं। आपकी भी ये ड्यूटी नहीं बनती कि आप अपना चैनल चलाने के लिए सोसाइटी को गुमराह करें। आप पहले स्टडी करिए कि 50,000 नौकरियां आज से पहले कितने साल लगे एनसी और कांग्रेस को 50,000 पक्की सर ये तो ऑडियंस जानती पहले बात है, सुनिए। मैं नहीं जानता हूं पहले सर, बात- मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, पहले मैं बात कोई सुनिए। होमवर्क करके बात नहीं सुनिए आया। आप- क्या 50,000 नौकरियों का वादा किया नहीं था सत्यपाल मलिक जी ने? बात सुनिए। क्या वो वादा भी नहीं था जब कहा था 370 नहीं हटेगा? आप नहीं सुनेंगे या बोलते रहेंगे? नहीं, आप जो कह रहे हैं मुझे जवाब तो देना है ना। सुनिए 50,000 नौकरियां अगर एनसी कांग्रेस ने परमानेंट, कैजुअल डेली वेजर अड़ाक नहीं, परमानेंट अगर दी तो पिछले कितने सालों में दी? और अगर सत्यपाल मलिक जी ने वादा किया और जो रिपीट कर रहे हैं मनोज सिन्हा जी, तो वो 1 साल में 50,000 नौकरियां नहीं लगती। रूल्स बने हैं। सुनिए बात, यही तो प्रॉब्लम है, पढ़ता कोई नहीं, बोलता सारे हैं। पढ़ लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर रेफरेंस ऑफ वैकेंसीज टू पब्लिक सर्विस कमीशन एंड टू JNK SSRB रूल्स 2005। किसी ने वो रूल्स पढ़े नहीं, मैं आपको दूंगा, पहले वो पढ़ो। अच्छा। उन रूल्स के मुताबिक वैकेंसीज जो हैं वो रेफर होती हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी SSRB को। उसके लिए रोस्टर बनते हैं, कितनी रिजर्व वैकेंसी SC के लिए, कितनी ST के लिए। फिर सुनिए, फिर उसकी एडवर्टीजमेंट होती है। 6 महीने में 50,000 वैकेंसीज की एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकती। सर आप फिर वहाँ जा रहे हैं, मैं उस चीज़ पे जा नहीं रहा हूँ। आप मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे सत्यपाल मलिक जी जब थे उन्होंने वादा किया था कि 50,000 नौकरियाँ आएंगी, अखबारों की फ्रंट हेडलाइंस छपी थी 50,000 नौकरियों के साथ। सुने, ये भी वादा किया था कि 370 नहीं हटाया जाएगा, कहा था सिक्योरिटी का रीज़न है कश्मीर में। सुनिए, सत्यपाल मलिक जी का ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी रीज़न है, टूरिस्ट खाली करें। तो यानी कि वो दोनों झूठ थे, दोनों वादे जो थे वो गलत थे। आप 370 का सवाल पूछना चाहेंगे पहले या नौकरियों का? पहले नौकरियां और 370 पे जनता कह रही है कि उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, ये है सवाल। कौन सी जनता के साथ? जम्मू कश्मीर की जनता के साथ, जो जम्मू कश्मीर की जनता कह रही है 50,000 नौकरियों का वादा किया और कहा कि 370 नहीं हटा रहे हैं, ये सिक्योरिटी के रीजन से, इसलिए हम टूरिस्ट निकाल कर कश्मीर को धीरे धीरे खाली कर रहे हैं और फिर एकदम से हाउस अरेस्ट। मुझे लगता है और इसको रिकॉर्ड करेंगे जनता, आप भी रिकॉर्ड कर लें, मैं भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और रिकॉर्ड करने के बाद अपने एक फाइल में रखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सारे सवाल पूछे जो सवाल जम्मू कश्मीर की जनता के हक में थे, मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा। हालांकि इन्होंने ये तक भी कहा कि आपको होमवर्क करने की ज़रूरत है, हम मानते हैं, हमें करना है, हम करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के युवाओं के हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाएंगे। साथ ही साथ कबल अज़ वक्त जो जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ गलत हुआ है, या फिर गुपकार गैंग पे जो भी ट्वीट मरकज़ी सरकार व जम्मू कश्मीर की सरकार से भी हो रहा है, उसे भी हम वक्तन फ़वक्तन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी, मैंने क्यों कहा आपको होमवर्क करना? मैं रोज़ होमवर्क करता हूँ। नो बडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। जी, कोई भी कंप्लीट नहीं है। इंसान को पूरी ज़िंदगी सीखना पड़ता है, पूरी ज़िंदगी पढ़ना पड़ता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल जो इन्होंने कहा वो भी किसी हद तक सही है और जायज़ है। हम इस चीज़ की भी कदर करते हैं, हम हर उस चीज़ की कदर करेंगे जो चीज़ हकीकत में होते हैं। वो कहते हैं ना, इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। फ़िलहाल जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए मैं यही कहूँगा कि आपकी 50,000 नौकरियाँ गुपकार गैंग को लेकर जो भी इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर सोच है, और कहना तो मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैं भी जय श्री राम जी कहूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।